नमस्कार, मैं के.एस. त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। आज यूपीपी के प्रैक्टिस सेट का चौथा सेट है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट में पूरी ग्रामर आपको कवर करवा दी है। आज चौथे प्रैक्टिस सेट में मैंने लगभग 50 प्रश्नों को लिया है और मेरा टारगेट रहेगा आज पूरे सिलेबस से, यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस से मैंने क्वेश्चंस को रखे हैं। अब आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में यही मेरा टारगेट होगा कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस रखे जाएं और आपको सॉल्व करवाया जाए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रा वर्ण है। आपको बताना है कि रा वर्ण क्या है। एक बार आप पढ़िए इसके ऑप्शन, तब तक मैं पेन सेट कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। रा वर्ण क्या है ये पूछ रहा है। तो रा वर्ण क्या वर्त से है, लुंठित है, सघोष, अल्पप्राण, ऐसे ही वर्त, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण, वर्त, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, वर्त, स्पर्श, सघोष, महाप्राण। देखिए मैं एक लाइन आपको बताता हूँ, आज इसको याद रखिएगा हमेशा। थोड़ा मुझे लग रहा है पेन मोटी चल रही है, कम हो जाओ यार। ठीक, एक लाइन याद रखना, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर के बारे में एक लाइन है, स्वर जितने भी होते हैं वो अल्प प्राण घोष हैं, अल्प प्राण घोष होते हैं। घोष या इनको सघोष भी कहा जा सकता है। जितने स्वर हैं अल्प प्राण घोष हैं। स्वर के साथ साथ अंतस्थ हर जगह पे रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण और घोषत्व के मामले में, प्राणत्व और घोषत्व के मामले में स्वर और अंतस्थ एक जैसे हैं। तो स्वर और अंतस्थ सारे के सारे क्या हैं, अल्प प्राण और घोष हैं। इसका मतलब ये महाप्राण वाला भी, ये इसको मैं बिगाड़ दूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसका मतलब कि अल्प प्राण वाला सही है, बाकी महाप्राण वाले गलत, यानी कि ये विकल्प और ये विकल्प दोनों गलत हो गए। साथ ही साथ घोषत्व में क्या हो जाएगा, सघोष या घोष हैं, तो ये सघोष, ये अघोष लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत, ए विकल्प आपका सही है। ठीक, सघोष। एक तो पहले आप ये चेक कर सकते हैं इस तरीके से भी कि सघोष और अल्पप्राण हो गया। दूसरी चीज़, रा को वर्त और लुंठित भी कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक, रा वर्ण जो है उसको 4 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। रा वर्ण क्या है, वर्त से है। रा वर्ण क्या है, लुंठित है। रा वर्ण क्या है, सघोष और अल्प प्राण है। एक और आप कह सकते हो, रा क्या है, अंतस्थ है, अंतस्थ है। ठीक, और इसके अलावा एक और कह सकते हो, रा को आप अर्ध स्वर भी एक तरीके से कह सकते हो, अर्ध स्वर। कारण ये है, आप किताब में पढ़ेंगे या और वा को अर्ध स्वर बताया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन को भी अर्ध स्वर माना जाता है, और रा क्या है, अंतस्थ है। तो इस हिसाब से एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, रा भी अर्ध स्वर में जाएगा। ये कैसे हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है बहस करें कि या और वा ही केवल है, बाकी नहीं माना जाएगा। थ्योरी की क्लास में आपको बताऊंगा कि रा कैसे अर्धस्वर है और या और वा को अर्धस्वर कहा ही क्यों जाता है, क्या कारण है या और वा को अर्धस्वर कहने का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण तालव्यसा, मूर्धन्यसा, दंत्यसा और हा। काकल्य, ध्यान दीजिए, काकल्य का मतलब होता है कंठ या गला। ठीक है, तो शुद्ध रूप से कंठ से बोली जाने वाली वर्ण आपसे पूछ रहा है, ये कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हा, डी विकल्प सही है। ठीक, तो हा वर्ण को काकल्य वर्ण कहा जाता है। इसको और भी कई नाम से जाना जाता है। आप काकल्य कह सकते हो, स्वर, यंत्रमुखी, ध्वनि भी कहा जाता है या व्यंजन, और एक नाम इसका और आप कह सकते हो बोध वर्ण। हा को हम बोध वर्ण भी कहते हैं। तो ये 3 में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके सामने मिलता है तो वो सही माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आज, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण यहाँ पर छ, ड, भा और सा। ध्यान रखिए ये 3 क्या हैं, स्पर्श व्यंजन दे रखे हैं, और ये सा क्या है, ऊष्म है। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि जो अंतस्थ होते हैं वो अल्प प्राण घोष होते हैं, और अंतस्थ का जस्ट अपोजिट होता है ऊष्म व्यंजन, यानी कि ऊष्म तो अल्प प्राण होगा नहीं, ये वैसे ही गलत हो गया। अब अल्प प्राण इन्हीं 3 में से आपको देखने हैं, और तीनों के तीनों क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होता है,
अंतस्थ होता है, अल्प प्राण होता है। तो अब इसी में देख लेते हैं, चा और छा दूसरा है यानी कि ये गलत, टा ठा डा तीसरा यानी कि यही सही है, पा और पा फा बा भा ये चौथा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा का सही विकल्प बी होगा, डा जो है वो अल्प प्राण है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान की टेबल मैंने कल आपको दिखाई थी, वहां से रट लीजिएगा, उससे बाहर उच्चारण स्थान से कुछ नहीं जाना है। बड़ा आ का उच्चारण पूछ रहा है तो इसका क्या होगा, क्या कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा या ओष्ठ होगा? तो मैं आपको बता दूं, छोटा आ हो या बड़ा आ, दोनों का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं वो मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। कंठ से जितने वर्ण बोले जाते हैं, छोटा आ बोला जाएगा, बड़ा आ बोला जाएगा, का, खा, गा, घा और अंगा। अंगा भी कंठ से है, हालांकि इसका नासिक का प्रयोग भी होता है। और हा बोला जाता है कंठ से, और एक और है विसर्ग, आहा। ये इतने जो हैं वो 2 और 5 2 7 2 9, इन 9 वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है या दंत ओष्ठ है, तालु मूर्धा है? इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ठीक, कंठ तालु। और कंठ ओष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ इसके सामने। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, या उसको आप शॉर्ट में कंठोष्ठ भी लिखा मिल सकता है, ये अड़ा रहेगा, कंठोष्ठ ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ये वा जो है, वा का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ होता है। ताल प्लस मूर्धा इससे कोई होता नहीं, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, ठीक है। चलिए ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु से होगा। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, वर्णों का संकलन वर्णमाला कहलाता है, शब्दों का संकलन या वर्णों का व्यवस्थित संकलन? ठीक, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? आसान प्रश्न है, डी वाला विकल्प सही है, वर्णों के व्यवस्थित संकलन को वर्णमाला कहते हैं। इसकी जगह आपको एक और चीज़ लिखी मिल सकती है, क्योंकि वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक, लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों का व्यवस्थित संकलन क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ आपको बताना है। मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट में समझाया है कि शब्द 3 प्रकार के रहेंगे, एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ ये रचना के आधार पर मैंने बताया था, रचना के आधार पर ये डिवीजन है। रूढ़ शब्द, इनमें क्या होता है, ना तो उपसर्ग ना प्रत्यय, कुछ नहीं लगा, 2 शब्दों का योग भी नहीं होगा, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते। यौगिक शब्द इनको तोड़ सकते हैं, और योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो क्या होंगे? बहुब्री समास टाइप के होते हैं। तो इसमें आपको ऐसा कौन सा शब्द मिल रहा है जो बहुब्री समास टाइप का लग रहा है? ये तोड़ सकते हैं। ये यौगिक शब्द है कुर्सी, रूढ़ शब्द है घर, रूढ़ शब्द है ये चंद्रशेखर, ये क्या है? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से ये टोटल इतने हो गए। ये 7वें का डी विकल्प जो रहेगा वो आपका सही रहेगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, सदाचार शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रयोग हुआ, ये आपको भी बताना है। सत प्रत्यय, सत प्रत्यय, ध्यान रखना दोनों में हलंत लिखा हुआ है। ए में हलंत नहीं लगा, बी में हलंत लगा, ऐसे ही सद और सत लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपके हिसाब से सही होना चाहिए? 8वें प्रश्न में सदाचार में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सत प्लस आचार ये बराबर सदाचार होता है। सत प्लस आचार बराबर सदाचार होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सत और सद में हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकती है, या फिर आप हलंत ध्यान ना दें और इसको लगा दें, गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किताब घर किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है किताब घर देशज शब्द है, विदेशज है, संकर है या तद्भव है? देशज शब्द क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, देशज शब्द देशज कहलाएंगे, जैसे लोटा, लाठी, पगड़ी ये सब। विदेशज जो अन्य किसी विदेशी भाषा से ग्रहण किए जाते हैं हिंदी में। संकर 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के एक नया शब्द बने वो। तद्भव जो संस्कृत भाषा के विकृत रूप जिनका हिंदी में प्रयोग हो वो तद्भव कहलाता है। तो इस प्रकार से किताब घर, किताब और घर 2 अलग अलग भाषाओं का शब्द है, और ये मिलकर के एक शब्द
अलग बना है, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, तो ये संकर शब्द कहलाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इक प्रत्यय लगाकर बने शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर आपको देखना है कि इक प्रत्यय लगा है। ध्यान रखना, इक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इक प्रत्यय की एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इक प्रत्यय लगाने पर उस शब्द का जो पहला वाला स्वर होगा वो दीर्घ हो जाता है। अगर वो ह्रस्व है तो ऑटोमेटिक दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ है तब तो कोई बात ही नहीं। चलिए जैसे डी विकल्प देखते हैं। समास में देखिए इक प्रत्यय लगाएंगे तो सामासिक बन गया। यहाँ पर क्या था? आ था और यहाँ क्या हो गया? आ हो गया, सामासिक, तो ये सही है। ठीक है। विवाह में वैवाहिक हो गया, नीति में नैतिक हो गया, पुराणिक ना बन के, ये गलत है। अशुद्ध वाले का ही शब्दों में कौन सा युग्म गलत युग्म चुनना है ना। तो पुराण का पुराणिक ना बन के पौराणिक बनता है, पौराणिक बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आ है तो वो बड़ा आ बन जाएगा, जिसे समास में सामासिक हो गया। अगर मान लिया छोटी ई या बड़ी ई कोई लिखा हुआ है तो वो ए बन जाएगा, दो मात्राएं ऊपर लगेंगी। जैसे विवाह में वैवाहिक हो गया, अगर जैसे ये था नीति में नैतिक हो गया, अगर छोटा ऊ लिखा हुआ है तो ये औ बन जाएगा। ठीक, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे पुराण का क्या होता है? पौराणिक हो जाता है। ठीक, ऐसे ही शब्दों में परिवर्तन होते हैं। तो इक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, ये चीज़ खास करके। एक एक उदाहरण आप लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। जैसे ये पुराण का पौराणिक, नीति का नैतिक, विवाह का वैवाहिक। ठीक, तो इसको आप समास का सामासिक, इसमें अलग अलग मैंने लिख दिया वैसे एग्जाम्पल सभी का। ठीक, ऐसे ही अर का होता है, हृदय में, हृदय का री का परिवर्तन आर में हो जाता है तो वो हार्दिक बन जाता है। ठीक, 11 नंबर प्रश्न। राज्यपाल किस प्रकार की संज्ञा है? राज्यपाल शब्द आपको बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा, क्या ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक या भाववाचक? राज्यपाल किसी भाव का नाम है नहीं तो ये हो जाएगा गलत। समूह, किसी समूह का भी नाम, गलत। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष का नाम राज्यपाल नहीं होता, ये गलत है। ये क्या है? जातिवाचक शब्द है। कैसे है जातिवाचक? मैं आपको कारण बताता हूँ। ये क्या है? जातिवाचक क्यों होता है? किसी पद का नाम, अगर कहीं भी किसी पद का नाम, पशु पक्षी का नाम, व्यवसाय का नाम, ये सब लिखा हुआ है तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही जाते हैं। ध्यान रखना, पदों के नाम, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, ये सब किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है या किस प्रकार के शब्द से बनी हुई है? ये मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया है एक बार। ममता, ध्यान रखिएगा, मैंने तरीका बताया था, आपको शब्द उठाना है। ममता, मूल शब्द इसका क्या है? मम से बना हुआ है। और मम क्या है? मम एक सर्वनाम है। ठीक, मम क्या है? सर्वनाम। इसका मतलब ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य यही था पहले कॉन्सेप्ट बताने का कि अब आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा समय ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकूं। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं अपनी टाइम देख लेता हूँ, स्पीड क्या है? 13, 1 मिनट है प्रति सेकंड, 1 मिनट एक क्वेश्चन करवाने में लग रहा है। थोड़ा और मैं स्पीड कोशिश करता हूँ बढ़ा सकूँ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? क्या ज्योत्सना, 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 ये कौन सा लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, सी वाला ऑप्शन सही है। ये ऐसे लिखा जाता है, ता और सा दोनों आधे होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा फॉन्ट की गलती है। गलती क्या? इस फॉन्ट में जिसमें मैंने टाइप किया है इसमें ज्योत्सना इसी तरीके से आया है, एक्सेप्ट हुआ है। आप इसको ध्यान में रखिए कि ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री, ये चारों कवित्री ही लिखे हुए हैं, लेकिन सही तरीका कौन सा है लिखने का ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? कवयित्री सही होता है। कवितिर लिखने का, कवयित्री का सही तरीका यह है लिखने का। ठीक, तो सी विकल्प सही है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रमेश सुरेश से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान रखना, से आया हुआ है। से आपको दो जगह मिलता है, करण कारक में और अपादान कारक में। अपादान कारक और करण कारक, इन दो जगह मिलता है। तो यानी संप्रदान और अधिकरण गलत है, कारण गलत लिखा हुआ, करण यहाँ पर होना चाहिए, ये गलत टाइप है। ठीक, अपादान और करण। अब इसमें से होगा कौन? तो यहाँ पर से लगा हुआ है, दोनों में से आता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो तुलनात्मक वाक्य है और जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब दो व्यक्तियों या वस्तु में तुलना करके कोई से का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होता है।
चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वाक्य में गरीबों शब्द क्या है? क्या गरीबों शब्द विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेष है या भाववाचक संज्ञा है? देखिए मूल शब्द इसका है गरीब। मूल शब्द क्या है? गरीब है। और गरीब होता है विशेषण। गरीब क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक, तो हो सकता है कुछ लोग विशेषण पर टिक करके चले आएं, लेकिन ध्यान देना विशेषण क्या है? विशेषण हम ये बहुवचन में जल्दी नहीं जाएगा। इस तरीके से शब्द जो होगा वो बहुवचन में नहीं जाएगा। इनका अगर हम बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसका मतलब क्या है? गरीबों शब्द यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, अगर किसी विशेषण शब्द का प्रयोग बहुवचन की तरह किया जा रहा है, वहाँ पर कोई दूसरी संज्ञा भी नहीं आ रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा का काम करेगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वनाम है? निज है, मम, कौन, मत। मत यही नहीं है, ठीक है, ये मत नहीं है। मत क्रिया विशेषण के तौर पर ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी सारे के सारे क्या है? तीनों सर्वनाम है। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द हो सकता है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेष से बन सकता है? विशेष से परिभाषा अगर आप पढ़े होंगे तो विशेष से होता क्या है? ध्यान रखना, जैसे मान के चलो लिख दिया मैंने सुंदर लड़की, ये लिखा हुआ है सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? लड़की की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक तो ये हो गया विशेषता और ये हो गई संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विशेषण, वो विशेषण कहलाएगा। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, मतलब विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा होता है, वो संज्ञा क्या कहलाती है? विशेष्य कहलाती है। इस बात को और थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कोई संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य तभी कहलाएगा जब उसके साथ विशेषण आए। मतलब अगर इस लड़की के आगे सुंदर ना लिखा हो तो वो विशेष्य नहीं कहलाएगी। सुंदर लड़की लिखा है तभी विशेष्य कहलाएगी। इसीलिए मैंने प्रश्न में विशेष शब्द हो सकता है रखे हैं, मतलब चांसेस हैं कि इसके ये क्या होगा? विशेष्य बन सकती है अगर इसके सामने विशेषण लगा दिए जाए। तो इस प्रकार से लड़की शब्द क्या है? विशेष्य हो सकती है। ठीक है, ये सुंदर विशेषण है, धीरे क्या है? क्रिया, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। पेटू भी क्या है? विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपने गिलास भर चाय पी, इस वाक्य में अव्यय क्या है? आपने भर चाय पी, ये क्या है? आपने क्या है? आपने, इसका हम कारक चिन्ह बदल सकते हैं। अव्यय का मतलब मैंने बताया था अविकारी शब्द, और अविकारी का मतलब क्या होता है? जिसके लिंग वचन कारक में परिवर्तन ना कर सके, वो क्या होगा? अव्यय। आपने, ये देखो आप प्लस ने, ये कर्ता कारक में वैसे ही लिखा हुआ है। आपको, ये देखो प्लस को लगा दिए, ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। इसका मतलब इसका कारक बदल गया, यानी कि ये गलत है। भर, इसको हम छोड़ते हैं अभी, आगे देखो चाय, चाय क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा शब्द विकारी होता है, इसका मतलब ये अव्यय नहीं है। पी, पीना क्या है? क्रिया है, यानी क्रिया भी क्या होता है? विकारी शब्द होता है। तो भर क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाए, मतलब किसी दूसरे के कहने से काम करे। पढ़ना ये डायरेक्टली हो सकता है, यानी ये गलत है। सुनना ये भी गलत है। चलना ये भी, चलवाया, जबरदस्ती चलवाया, चलने का मन नहीं था। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये डी विकल्प सही हो जाएगा। 20 में डी ऑप्शन सही है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया ऐसी है जो अकर्मक है? अकर्मक क्रिया, कर्म पहचानने का मैंने एक आपको सीधा सिंपल सा तरीका बताया था कि क्रिया को पकड़ो और क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिलेगा तो कर्म है, नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं है। पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पुस्तक, यानी कि ये क्या है? सकर्मक कर्म हो सकता है ना इसका, यानी मतलब ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई, ये गलत हो गया। खेलना, क्या खेलते हैं? फुटबॉल, इसमें भी कर्म हो सकता है, यानी कि ये भी सकर्मक है। चलना, क्या चलते हैं? पता नहीं। किसे चलते हैं? ये भी पता नहीं, यानी कि यही सही लग रहा है अभी तक। चलाना, क्या चलाते हैं? साइकिल, यानी कि ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया, यानी ये ऑप्शन गलत। चलना क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक है। बाकी तीनों क्या? सकर्मक क्रिया है। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
22वां प्रश्न कहता है कि यशोदा में यशोदा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यशोदा, तो यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यशः प्लस दा। ठीक, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशः प्लस दा हो जाएगा। ऐसे ही मनोज का होता है मनः प्लस जा, मनः प्लस जा, सरह प्लस वर, ये सब क्या हो जाएगा? सरोवर हो जाएगा। ये ओ की मात्रा इसमें निकल करके आती है, जैसे ये मनोज हो गया, मनोज, और ये क्या हो गया? सरोवर। ठीक है, तो इसमें यशः प्लस दा हो जाएगा, ये ए विकल्प आपका सही है। 22वां प्रश्न। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और बताना है आपको कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, मतलब गलत वाले को आपको पहचानना है। इसमें 3 सही लिखे हुए हैं। कृपण का दानी, ठीक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ये एकदम सही है, कृपण का दानी होता है विलोम। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ये भी एकदम सही है 100%। अचल का सचल, ये गलत है। आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी एकदम 100% सही है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अचल का सचल ना होकर के चल सही होता है। अचल का विलोम क्या है? चल होता है। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची? मृगेंद्र क्या शेर का है या हाथी का है, हिरण का है या बंदर का? तो मृगेंद्र आपको बता दूं ये शेर का पर्यायवाची है, मृगेंद्र शेर को बोलता है। ठीक, तो 24 में ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने है, पौ 12 होना। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पौ 12 होना, पौने 12 बजना, ये गलत है। देखिए मुहावरे में डायरेक्टली अगर कोई चीज़ लिखी हुई है वहीं शब्दशः अर्थ लिख दें, इसका मतलब वो गलत है, सही नहीं हो सकता। वर्ष भर काम करना, ये भी नहीं है। बसंत ऋतु का आगमन, ये भी गलत है। अत्यधिक लाभ होना, पौ 12 का मतलब क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना। ठीक, चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? घड़ों पानी पड़ना, क्या सर्दी लगना या लज्जित होना या कांपना या घड़े से पानी भरना? तो सर्दी लगना ये नहीं होगा, लज्जित होना यही ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। घड़े से पानी भरना ये भी गलत है, कांपना ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। ठीक, 4 शब्द लिखे हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या अधिशासी सही लिखा हुआ है, अनुगृहीत सही लिखा हुआ है, अनुग्रह सही लिखा हुआ है या कौशल्या सही लिखा हुआ है? इसमें से आपको बताना है। तो अधिशासी ये गलत लिखा है। अधिशासी लिखने का सही तरीका अधिशासी होता है, इस तरीके से अधिशासी लिखा जाएगा। अनुग्रहीत, अनुग्रहित ये एकदम सही है, यही वाला बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अनुग्रह इस तरीके से ना लिख करके अनुग्रह लिखा जाता है, अनुग्रह। आप सही से बोला करिए, अनुग्रहीत और अनुग्रह। ठीक, अनुग्रह हो जाएगा। कौशल्या, ये कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या होता है, कौशल्या। तो ये सही तरीका है लिखने का। मैंने शुद्ध शब्द चयन करने की इसलिए रखा है यहाँ पर कि आपको एक तो सही पता ही चल जाएगा और साथ ही साथ 3 शब्द और आपको पता चल जाएंगे। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 3 और जानेंगे उसके साथ, तो मेरा टारगेट यही होता है। मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ जी जान से। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म गलत है? गलत शब्द युग्म आपको बताना है। तो इसमें 3 सही हैं। ठीक है, स्थावर का चंचल, उक्त का अनुक्त, शुष्क का आर्द्र, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? अनभिज्ञ ये एकदम सही लिखा हुआ है, शुष्क आर्द्र ये भी एकदम सही है, उक्त अनुक्त ये भी एकदम सही है। स्थावर का चंचल ना होकर के स्थावर का सही विलोम जंगम होता है, जंगम सही है। ठीक, तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें गलत युग्म आपको ढूंढना था। 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अम्बुज, अम्बुद के लिए सही अर्थ का युग्म कौन सा है? ठीक, अम्बुज और अम्बुद। तो बादल और कमल, क्या अम्बुज का मतलब बादल और अम्बुद का मतलब कमल होता है? ठीक, तो इसको आपको देखना है, तो ये हो जाएगा गलत। नहीं, बादल नहीं होता है। ये अम्बुज का मतलब कमल, हाँ अम्बुज का कमल तो सही है, लेकिन अम्बुद का मतलब समुद्र नहीं होता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अम्बुज समुद्र ये गलत, और कमल ये गलत। इधर कमल और बादल ये सही है। ठीक, अम्बुज का मतलब कमल होता है और अम्बुद का मतलब बादल होता है। तो ये डी वाला विकल्प सही है 29वें प्रश्न में। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य कौन सा वाक्य गलत है
वो आपको देखना है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कोई वाक्य गलत हुआ तो हुआ क्यों आखिर। ठीक, तो मोहन का एक बेटा है, ये एकदम सही, ये सही वाक्य है, एकदम सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही लिखा हुआ है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही वाक्य गलत है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। इसका मतलब सी वाला विकल्प आपका तीसरे प्रश्न में सी वाला गलत है। ठीक, यानी सही विकल्प आपको गलत वाला ही ढूंढना था, तो गलत सेंटेंस सी वाला है, यानी सी विकल्प आपका इसमें सही जा रहा है। अब ये गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए, गुलाब की एक माला, अगर यहाँ पर ये एक शब्द यहाँ पर लगा होता, इस जगह पर गुलाब की एक माला, माला एक हो सकती है, लेकिन एक गुलाब की माला, एक गुलाब के फूल से माला नहीं बन सकती है। ठीक, इसलिए ये गलत है, सेंटेंस का क्रम इसमें गलत हो गया है। तो यहाँ एक इस जगह ना होकर के सही विशेषण यहाँ पर आना चाहिए। माला का एक शब्द विशेषण का काम कर रहा है, जो कि गुलाब का नहीं है, माला का विशेषण है। माला कितनी है, एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी वाक्य का शुद्ध रूप आपको ढूंढना है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है। श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, ये गलत है। श्याम पौधे सींचता है, ये भी गलत है। श्याम जल के द्वारा पौधों को सींच रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। श्याम पौधे सींच रहा है, यही सही है विकल्प। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब सही क्यों है, मैं ये बात कर रहा हूँ। देखो, वाक्य में संशोधन करने का एक नियम ये भी होता है कि अनावश्यक शब्दों को आपको नहीं रखना है। अनावश्यक मतलब एक बात बार बार रिपीट ना होने पाए। यहाँ पर देखिए, सींचना और सींचेंगे किससे, भाई वो कहावत है कि खून पसीने से सींच रहे हैं, अलग की बात है। सींचना पानी से ही होता है, और अगर ये लिखा हुआ है सींचना, तो जल से लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं कह दूं श्याम पौधे सींच रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पानी ही तो डाल रहा है पौधे में। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि पानी से पौधे को सींच रहा है, भाई डीजल पेट्रोल तो डालेगा नहीं पौधे में। तो यही वाला सही है। बाकी इसमें जल द्वारा लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर भी जल लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात, इस पे आते हैं बी वाला, फिर कहीं क्यों गलत हो गया, श्याम पौधे सींचता है, इसमें भी वही बात, जी नहीं, इसमें टेंस बदल गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक, तो यहाँ पर भी तात्कालिक वर्तमान काल आपको रखना है, या हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पर भी क्या है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, और सींचता है क्या हुआ, सामान्य वर्तमान काल है। तो काल भी नहीं बदलना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, काल मत बदल देना, गलत हो जाएगा। ठीक, 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्या ये पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी हिंदी? तो ये किस में आएगा, तो ब्रज। अगर आपको ध्यान देना है, आप रहते कहाँ हैं, देखिए मेरा घर तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग, हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी पकड़ के चलता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। और लखनऊ से किस दिशा में ब्रज पड़ता है, लगभग पश्चिम दिशा में। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं पश्चिमी हिंदी। किस में है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, पश्चिमी हिंदी। ब्रज कहाँ, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी भाषा में बोलियों की अगर संख्या पूछता है तो वो 18 हो जाएगी। उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो 5 हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा एक PDF मैंने आपके लिए रख रखा है, ये इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। इसको मैं फुल पे ये दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। हिंदी भाषा में टोटल बोलियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हो जाएंगी। उपभाषा कितनी है, 5 हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी, ये 5 हैं। सभी किससे विकसित हैं, तो पश्चिमी सौरसेनी से विकसित है, अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जैसे कह दिए कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित, पूर्वी हिंदी सही आंसर होगा। ऐसे ही मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, सौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। कुछ लोग सौरसेनी अपभ्रंश भी मानते हैं। अब इन हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, मतलब बोलियां आएंगी, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा आती है। खड़ी बोली को कौरवी और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। ऐसे ही पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी हिंदी में 3, राजस्थानी हिंदी में 4, पहाड़ी हिंदी में 3, टोटल मिलाकर के 18 बोलियां हैं। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी एक बोली है और उसका स्थानीय नाम क्या है, तो उसका स्थानीय क्या बागड़ी है, या ढूंढाड़ी है, या
कुर्माज्वाल है या दासारनी है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी या ढूंढावी हो सकता है, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ढूंढाड़ी क्या होगा, सही हो जाएगा। 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया इससे पहले हिंदी भाषा में कितनी, 18 बोलियां। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोई 22 थोड़ा ध्यान ना दे करके 22 टिक करके चलाता है, ठीक। तो ध्यान देना, संविधान में भाषाओं की जब संख्या पूछेगा वहाँ 22 आंसर है। भाषाएं कितनी है संविधान में, वहाँ 22 भाषाएं। यहाँ पर बोली पूछ रहा है, कितनी बोलियां हैं, 18। हिंदी में 18 बोलियां हैं। जानबूझ करके मैंने आपका 22 विकल्प ये इसीलिए ऊपर रखा कि सबसे पहले आप 22 पढ़ें। ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन पढ़ा करिए, एकदम आसानी से, इत्मीनान से, ठीक। आसान क्वेश्चन समझ करके गलत मत कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष क्या, उसको मोक्षार्थी कहते हैं, निनिर्मेष कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं या मुमुक्षु कहते हैं? कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प होगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाएगा? मुमुक्ष। ध्यान रखना, मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। केवल जब बात करें, जब इच्छा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मुमुक्षा हो जाएगा। और इच्छुक अगर कहें या कहें इच्छा रखने वाला, ठीक, इच्छा रखने वाला, तो क्या बना हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए होता है। इसका मतलब क्या है, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। इस वाक्यांश के लिए निनिर्मेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मोक्षार्थी ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसको लेकर के, इसको मैंने नीचे लिख दिया है। बुभुक्षा, भूख की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं, भूख की इच्छा। तो भूख से अगर रिलेटेड है तो भूख की इच्छा क्या हो जाएगी, बुभुक्षा। और अगर भूख की इच्छा रखने वाला तो वो हो जाएगा बुभुक्षु। ऐसे ही तितीर्षा, ये तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी, तितीर्षा कहलाएगी। और तैरने का इच्छुक तितीर्षु कहलाता है। ऐसे ही जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाएगी, और जीने की इच्छा रखने वाला वो जिजीविषु कहलाएगा। ऐसे ही युयुत्सा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा कहलाता है, और युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक। अभी मुझे ध्यान आया, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था मैं पिछले तीसरे प्रैक्टिस सेट में, तो वहाँ पर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ नी प्लस रोग, ये बराबर नी रोग होता है, ठीक। नी प्लस रोग बराबर नी रोग। तो इसको मैंने शायद बोल दिया था कि नी प्लस रोग हो सकता है, हो सही। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है, नी रोग, ये वाला गलत है ऑप्शन, यही सही। जो क्वेश्चन में टाइप है वही सही था, एकदम 100% सही था। वो थोड़ा रूल मेरे ध्यान से हट गया था, इस वजह से मुझे कन्फ्यूज़न हुई थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं इसको क्लियर बता दूंगा अगली बार में, ठीक। तो ये नी प्लस रोग ही रहेगा, नी रोग हो जाएगा। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। ये 35 नंबर, 36 नंबर पे पहुंचते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यूज करना है आपको। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन ये क्या कहलाती है, इसको अधित्यका कहते हैं, अधित्यका। ध्यान रखना, उपत्यका क्या होता है, वो नीचे की जमीन जो होती है उसको उपत्यका बोलेंगे। उदयाचल, जिस पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता हो, सूर्य या चंद्रमा, वो उदयाचल। अस्ताचल, जिसके पीछे अस्त होता है वो अस्ताचल कहलाएगा। तो इसमें अधित्यका शब्द सही है। बाकी की तीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकल्प मैंने रखे हैं, ये ध्यान रखना। ये वाले जो 4-5 शब्द हैं ये वाले, और इधर नीचे ये भी, ये चारों के चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आप समझिए कि 8-10 कम से कम आपके सामने ये वाक्यांश के लिए एक शब्द इन दोनों प्रश्नों में मैंने कवर कर दिए हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारूं। इसमें कौन सा रस है, हास्य रस? ना जी, हास्य रस से नहीं, कोई हंसी सुनने से नहीं आ रही है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चे का वर्णन कर रहे हैं, और बच्चे का वर्णन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो 37 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस होगा। स्थायी भाव क्या होता है वात्सल्य रस का, इसका भी रति ही होता है, ठीक। रति या प्रेम होगा, या वत्सल मतलब बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो होगा, ठीक। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको बताना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या रति है? नहीं जी, ये श्रृंगार रस का होता है। शोक, हाँ ये एकदम सही, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दुख ऐसा कोई स्थायी भाव नहीं है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक। स्थायी भाव क्रोध रौद्र रस का होता है। यहाँ रति क्या होता है, ये श्रृंगार रस का होगा, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में बी वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नींदन सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। रूपक अलंकार, श्लेष, विभावना, उत्प्रेक्षा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। जनु जानो, जन मनु मानो, जनो मनु, ये सब जहाँ मिलते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये विभावना क्या होता है? जहाँ कारण न होने के बावजूद भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक से अधिक अर्थ चिपके हों एक शब्द में, वो क्या होगा? श्लेष अलंकार। रूपक क्या होता है? रूपक जहाँ उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो वो क्या होगा? रूपक हो जाएगा। जैसे चरण कमल। ठीक। 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाक का मोती अधर कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक। तो क्या इसमें संदेह अलंकार? संदेह कहाँ पर होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, अंत तक हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये नाक का मोती वर्णन मैं बताता हूँ। एक महिला होती है, उसकी नाक के मोती को एक सुक होता है तोता, वो दाडिम, दाडिम मतलब अनार, अनार का दाना या अनार का बीज रेड कलर का होता है ना एकदम, तो वो नाक के मोती को उस अनार का दाना समझ लेता है। अब बताइए इसमें क्या होगा? संदेह तो हुआ नहीं उसको, वो भ्रम हो गया उसको। संदेह तब होता अगर हम कह देते कि वो कंफ्यूजन में पड़ा रहे कि ये क्या है, ये अनार का दाना है कि मोती है, कि दाना है कि मोती है, आखिरी तक ना समझ में आए, तब तो संदेह होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसने नाक के मोती को समझ ही लिया है कि ये अनार का दाना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अन्योक्ति में जहाँ किसी एक बात को कहना हो उसके लिए दूसरी बात प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति हो जाती है। मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, अगर भाषा में बोलें, व्याकरण की भाषा में। तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार ये भी अलंकार का एक भेद है। विशेषोक्ति अलंकार में ही होगा, ये विभावना के लगभग उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होगा? कारण उपस्थित होगा फिर भी कार्य नहीं होगा। जैसे मैं कह दूँ, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। ठीक। बादल से बारिश हो रही है, मेरे भी प्यास लग रही है। जैसे पानी बिच मीन पियासी, मतलब मछली प्यासी है पानी में रहने के बावजूद भी। तो ये क्या है? विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक। चलिए 41 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न आज मैंने रखे हैं, देखते हैं आज कितना समय लगेगा। और अगर ये 45 मिनट के आसपास की ये क्लास रहती है तो सही है, नहीं तो मैं प्रश्नों की संख्या घटा बढ़ा भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास, आप भी बोर हो जाओगे। 37 मिनट हुए, हाँ, तो लगभग इतना आप रख सकते हैं। 50 प्रश्न मेरा टारगेट रहेगा आप सॉल्व करवाने का रेगुलर। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है। कल मैंने मात्रा लगाना आपको सिखाया था, तो मात्रा यहाँ पर मैं एक बार देखे ले रहा हूँ। ये छोटा आ है, एक मात्रा। पवन में 2 3 4 5 6, संकट अंकी बिंदु 2 मात्रा लगती हैं, 1 और 1 1 2 3। ये यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया। मंगल में 2 अंक की बिंदु की 2 लगती हैं, गा पर छोटा आ, ला के साथ छोटा आ, बड़ा ऊ 2 मात्राएं, छोटा आ 1 मात्राएं, छोटी ई 1 मात्रा, रूप बड़ा ऊ 2 मात्राएं और रूप पापे छोटा आ है 1 मात्रा। चलिए इसको काउंट करते हैं। 3 3 6, 2 8 और 2 10, 10 3 13। मतलब इधर की तरफ कितनी आई? 13 आई। इधर 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 11, 13 और 11 मात्रा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? दोहा ऐसा होता है जिसमें 13 और 11 मात्राओं का सेट होता है। ठीक। तो दोहा क्या हो जाएगा? ये सही विकल्प हो जाएगा। दूसरे की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ भी रहेगी। ठीक। तो 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती, ध्यान रखिए, मेवाती राजस्थान साइड का क्षेत्र होता है, तो इसमें राजस्थानी हिंदी ही सही हो जाएगी। ठीक। तो मेवाती किस उपभाषा का आता है? तो राजस्थानी हिंदी का ये भाग है। 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि रचना और रचनाकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प उचित नहीं है, गलत वाला आपको देखना है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, बिल्कुल सही जवाब है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है, हाँ ये भी सही है। मैला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु की रचना, ये भी सही है। नीम के पत्ते मैथिली शरण गुप्त की रचना, यही वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब डी विकल्प आपका सही है। नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक। तो इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो चलिए 44 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? आग और राग का कवि किसे कहते हैं? ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है,
यहाँ पर कवि होना चाहिए, कवि गलत लिखा हुआ है। ठीक, छोटी की मात्रा होती है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करिए। आग और राग का कवि किसे क्या कहा जाता है? क्या रामनेत्र त्रिपाठी जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या जयशंकर प्रसाद जी को? तो इसमें मैं बता दूं बी वाला ऑप्शन सही है, दिनकर जी को ही आग और राग का कवि कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? मुकरियां एक विधा होती है, ठीक, रचनाओं को लिखने का एक तरीका होता है मुकरियां। इसमें प्रश्न और उत्तर करके जो रचना की जाती है वो क्या होता है? वो मुकरी कहलाता है। मतलब एक प्रश्न हो, फिर एक उत्तर हो, फिर एक प्रश्न हो, फिर एक उत्तर हो, ऐसे जो रचना होगी वो मुकरी कहलाएगी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अमीर खुसरो जी ने की थी। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। चलिए 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मुक्त छंद, या इसको हम मुक्तक छंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनकी गणना मात्रिक छंदों में मात्राओं के आधार पर छंद गिने जाते हैं, और वर्णिक छंदों में वर्ण के आधार पर, और मुक्तक छंदों में कुछ नहीं होता, ना तो मात्रा वर्ण, कुछ से मतलब नहीं, आप लिखते रहो फ्री माइंड। ठीक, तो मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा कि मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? निराला जी ने किया था। और अब आपको बताना है कि वो कौन सी रचना है जिसमें प्रयोग किया गया ये। तो परिमल, नए पत्ते, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, ये मशरूम वाला नहीं है, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। तो इसमें कौन सी ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था? तो वो जूही की कली। कौन सी रचना? जूही की कली। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कौन से 3-4 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन में मिल गए हैं कि पहली बात तो कि छंद के भेद, 3 भेद हो गए। मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग निराला ने, किस रचना में? जूही की कली में। ठीक, 47 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न करता है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? विधा का मतलब ये होता है कि मतलब कई तरीके से लिखी जाती है ना, जैसे एक कविता हो गई, एक कहानी हो गई, ऐसे ही विधा होती है ये सब। तो जीवनी, और क्या बाण भट्ट की आत्मकथा जीवनी है, या आत्मकथा है, या रेखा चित्र है, या उपन्यास? जीवनी मैं बता दूं, किसी कवि के ऊपर लिखे जाने वाली उसकी जीवन का सार होता है, वो क्या कहलाएगा? जीवनी। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, डायरेक्ट खुद नहीं लिखेगा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? आत्मकथा जब वो स्वयं लिखे अपने जीवन के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आत्मकथा। रेखा चित्र, रेखा चित्र किसी लेखक द्वारा लिखी गई एक ऐसी कृति होती है जिसमें वो किसी घटना का वर्णन कम से कम शब्दों में कर देता है, अपने उसने जो उसके सामने घटना घटित हुई हो उसको लिखे। उपन्यास, तो ये क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास ही है। ठीक, 48 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रारंभ से अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आद्योपांत। ठीक, प्रारंभ से अंत तक के लिए आद्योपांत शब्द उचित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यूपीपी के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें ये पहले निर्देश लिखा होता है और प्रश्न इस तरीके से लिखा होगा, यारा लावा करके विकल्प उसके दिए होते हैं। इसमें होता क्या है कि दिए गए प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच वाले अंशों को 4 भाग में बांटकर यारा लावा की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इनको ध्यान से पढ़ के सही क्रम लगाना होता है जिससे वाक्य का अर्थपूर्ण हो। मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि ये जो पहला नंबर सेंटेंस और 6 नंबर सेंटेंस लिखा होता है, ये पहला और अंतिम, जैसे मान के चलो ये सेंटेंस लिखा हुआ है 3 पार्ट में हो गया, ये 3 पार्ट में, ये पहला पार्ट हो गया, ये छठा पार्ट हो गया। बीच वाले जो पार्ट हैं उसको 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है। तो ये या, रा, ला और वा, ये 4 पार्ट में टूटे हैं। ये हो गए 4 पार्ट, ये या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया। इन 4 पार्ट में इन सेंटेंस को तोड़ दिया गया है। करना क्या होता है आपको कि इन सभी को सही क्रम में लगाना होता है, जिससे पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग जो होगा वो सही बनेगा। तो यहाँ पर देखना है कि करना क्या है आपको। पहले इस सेंटेंस को पढ़िए, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसमें आपको 4 सीक्वेंस में लगाना है, तो इसको एक बार देखते हैं। इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से जो अपनी बलबुद्धि, चरित्र और त्यागमय जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। आपको इसमें सही सीक्वेंस लगाना है। तो चलिए सही सीक्वेंस देखते हैं कि गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वाह पतवार है। तो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? वाह।
जो अपनी बलबुद्धि, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती। इसका मतलब पहले क्या है, वाह है, वाह किसी में है, ये डी वाला ऑप्शन, इसका मतलब यही सही है। ठीक, तो 49 में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 50 नंबर में देखते हैं। 50 नंबर सेम वही चीज़ है। देखिए सामाजिक जीवन में, इसका देखिए कौन सा सही होगा। सामाजिक जीवन में उपाय ही ना कर सके, अभी बीच वाले इन 4 पार्ट को आपको सही करना है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है। एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, मुझे लग रहा है ये ऊपर से कॉपी किया गया है और ऑप्शन ये जो थपेड़ों और भौरों से ये हटा नहीं है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हटा नहीं है यहाँ से, ये गलत ऑप्शन टाइप है। चलिए इसको छोड़ते हैं। सेंटेंस भी मुझे ध्यान नहीं है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं कल करवाता हूँ या तो कोई नया प्रश्न आपके सामने रखूँगा। ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये गलत हो रही है। ये वाला विकल्प यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहले वाले प्रश्न 49 नंबर वाला ही विकल्प यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जो ये वाला नोट्स मैंने आपको दिया है इसको आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और लगभग 45 से 50 मिनट की ये क्लास जाने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 45 से 50 प्रश्न या 40 से 50 प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दूँ। एग्ज़ाम तक आपके लगभग 1000 प्रश्न के आसपास या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में काम आएंगे। सेशन कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।